जिंदा होना क्या होता है? पैदा होना, सांस लेना, बड़े हो जाना, शादी करना, एक नौकरी करना और फिर मर जाना। हाँ, शायद आज यही जिंदा होना है। और आप मुझे एक बात बताइए, एक ऐसा बेटा जिसकी मां को गुलामी की जंजीरों में जकड़ के रखा हो, क्या वो बेटा सांस भी ले पाएगा? एक ऐसा बेटा जिसकी मां के बच्चों पे रोज अत्याचार किए जाते हो, रोज उन्हें दबाया जाता हो, रोज उन्हें मारा जाता हो, क्या वो बेटा चैन से बैठ सकता है? नहीं। मैं आज आपको ऐसे ही बेटे की स्टोरी सुनाने वाला हूं। सरदार उधम सिंह। सरदार उधम सिंह, जिन्होंने उस जलियांवाला बाग का हत्या लिया जहां पर पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर ने यह बोला था कि 20,000 निहत्थे लोग हैं, कुछ मत देखो। छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, कुछ मत देखो। और जनरल डायर को आदेश दिया कि धुआंधार अंधाधुंध गोलियां चला दो। 15 मिनट तक अंधाधुंध गोलियां चली, 15 मिनट तक। आप समझते हैं 15 मिनट तक गोलियां चलना किसको कहते हैं? 20,000 लोग, बच्चे, बूढ़े, प्रेग्नेंट औरतें, छोटे छोटे बच्चे हमारे देश के, मार दिया गया। और इतना ही नहीं, जब यह हत्याकांड बंद हो गया उसके बाद पूरे अमृतसर में लगा दिया कर्फ्यू कि किसी को अस्पताल भी ना ले जाया जा सके। आपको और मुझे सुन के इतना गुस्सा आ रहा है, सोचिए उस नौजवान को कितना गुस्सा आ रहा होगा जो उस समय उस जगह पर था, जो उन लोगों को पानी पिला रहा था जो घायल थे, जो उन औरतों को पानी पिलाने की कोशिश कर रहा था जिनके गले के अंदर भी गोलियां लग गई थी, पानी अंदर नहीं जा पा रहा था। कितना गुस्सा आया होगा। एक बात कही जाती है, जब इंसान अपनी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें देख लेता है जिसने उसकी रूह को कपा दिया हो ना, उसके बाद वो जिंदगी भर सो नहीं सकता है। आज शायद ये बात सुन के आपकी भी रूह कांप रही होगी। और सरदार उधम सिंह जी ने इसे अपनी आंखों से देखा था और इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया सरदार उधम सिंह जी ने। लंदन जाके गोली मार दी माइकल ओडायर को, जिसने आदेश दिया था कि चला दो गोलियां, कुछ मत देखो। आज हम उसी वीर की गाथा सुनने वाले हैं। आज उस वीर का बलिदान दिवस है, सरदार उधम सिंह जी। ब्रिटिश सरकार ने बोला कि उधम सिंह जी टेररिस्ट हैं, ही इज नॉट ए रिवोल्यूशनरी। टेररिस्ट निहत्तों को मारता है, मासूमों की हत्या करता है, जो उस समय ब्रिटिश सरकार ने किया। सरदार उधम सिंह जी ने सिर्फ प्रोटेस्ट किया। 6 गोलियां मारी, 6 में से 2 गोलियां लगी माइकल ओडायर को और वो वहीं मर गया। अब आप मुझे बताइए, क्या सरदार उधम सिंह जी ने गलत किया था? इन्हीं वीर की गाथा मैं आज आपको सुनाने वाला हूं कि कैसे एक बच्चा जो 7 साल की उम्र में ही अनाथ हो गया था, 7 साल की उम्र में माता पिता दोनों का साया छिन जाने के बाद भी अकेले बड़ा हुआ और देश के लिए लड़ा। आज हम महान सपूत के बारे में ही हम जानने वाले हैं, सरदार उधम सिंह। आज हम उन्हीं उधम सिंह जी के बारे में जानने वाले हैं कि कैसे एक बच्चा आगे जाके देश का रेवोल्यूशनरी बना और देश का बदला, जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला 21 साल जाके उनके देश में घुस के लिया, माइकल ओडायर की हत्या करके, उसे गोली मार के। चलिए इनके बचपन के बारे में हम बात करते हैं, बिकॉज इस तरह के जो वीर क्रांतिकारी हमारे देश में जन्मे हैं उनका बचपन भी संघर्षों से भरा ही होता है। वैसे ही उधम सिंह जी का बचपन भी संघर्षों से भरा हुआ था। 1899 पंजाब के सुनाम गांव के अंदर उधम सिंह जी का जन्म हुआ। जन्म के बाद ही इनकी माताजी की मृत्यु हो गई, माताजी का देहांत हो गया। बहुत छोटे थे जब इनकी माताजी का देहांत हो गया। पिताजी रेलवे के अंदर चौकीदार की नौकरी करते थे, रेलवे गेट में। इनके एक भाई भी थे, 2 भाई थे। माताजी के देहांत के बाद इनकी अच्छी शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए पिताजी इन्हें अमृतसर लेकर आते हैं। अमृतसर आने के बाद 1907 में पिताजी की भी मृत्यु हो जाती है। अब सोचिए, एक छोटा बच्चा, पहले माताजी की मृत्यु हो गई, उसके बाद पिताजी की भी मृत्यु हो गई। के बाद इनके अंकल के पास इन्हें भेजा जाता है, बट अंकल इन्हें रखने से मना कर देते हैं क्योंकि उस समय
वो समर्थ नहीं थे इन दो बच्चों को रखने में। उसके बाद इन दोनों बच्चों को भेज दिया जाता है अनाथालय के अंदर। हाँ, अनाथालय के अंदर दोनों बच्चे छोटे, अनाथालय भेज दिया गया है, उम्र काफी कम। मतलब बचपन से ही अकेले जीना, अकेले रहना उधम सिंह जी ने सीख लिया था। बचपन का नाम माता पिता ने रखा था शेर सिंह, और काम भी शेर वाले ही किया उधम सिंह जी ने। अनाथालय में जब गए तो अनाथालय में नाम रख दिया गया उधम सिंह। जिस अनाथालय के अंदर उधम सिंह जी को रखा गया था वो था सेंट्रल खालसा ऑर्फनेज, अमृतसर। आज भी जहां पे उधम सिंह जी के कमरे को एज अ म्यूजियम की तरह सजाया गया है, आप सभी जाके देख सकते हैं। अपने जीवन में इन जगह पर एक बार जाइएगा, जिन जगह पर ये वीर रहे हैं, जिन जगहों पर इन वीरों ने अपना जीवन बिताया है, उन जगहों को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब 1907 के अंदर अनाथालय में आने के बाद अभी भी जिंदगी की कठिनाइयां थम नहीं रही थी, अभी भी जिंदगी की कठिनाइयां चली रही है। 1917 में जो इनके भाई थे, जो एकमात्र व्यक्ति थे जिनको ये अपना कह सकते थे कि ये मेरा अपना है, भाई की भी बीमारी से मृत्यु हो जाती है। सोचिए, जीवन में इतने संघर्ष, पहले माता पिता भाई तीनों की मृत्यु हो गई। इतने संघर्ष के बाद भी 1917 में उधम सिंह जी मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, मैट्रिकुलेशन की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, मतलब 10वीं पास कर लेते हैं। 10वीं पास करने के बाद ये अनाथालय छोड़ देते हैं, क्योंकि जीवन यापन करना जरूरी है। जीवन यापन किस तरीके से किया जाए, क्या किया जाए कि जीवन चल जाए, निर्वाह किया जाए, क्या करना चाहिए इसके लिए। इसके बाद ये करते हैं कि ये ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर। एक अच्छे कारपेंटर ही होते हैं, एक अधिकारी के तौर पे या सैनिक के तौर पे ज्वाइन नहीं करते हैं, एक नीचे सेवादार लेबर के रूप में ये ब्रिटिश आर्मी को यहां पर आगे जाके ज्वाइन कर लेते हैं। इसके बाद लगभग 2 साल तक उधम सिंह जी ने ब्रिटिश आर्मी के अंदर सर्व किया, एज अ लेबरर, एज अ कारपेंटर सर्व किया। ब्रिटिश सरकार ने एक वादा किया था उन सारे भारतीयों से कि अगर आप ब्रिटिश आर्मी में भर्ती होते हो, चाहे आप किसी भी रैंक के ऊपर हो, आपको अच्छा वेतन दिया जाएगा और आपके आने के बाद आपको जमीन दी जाएगी। बट ब्रिटिश सरकार ने ऐसा कोई भी वादा पूरा नहीं किया। ये आप समझ सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने आज तो कोई वादा पूरा किया भी नहीं था उस समय, तो ये वादा भी ब्रिटिश सरकार ने पूरा नहीं किया। और उससे भी उधम सिंह जी कहीं ना कहीं हताहत हुए थे कि ये सरकार बहुत गलत कर रही है। के बाद उधम सिंह जी वापस आ जाते हैं और एक मेजर इंसिडेंट होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। मैं इसको हत्याकांड ही बोलने वाला हूं, बिकॉज इट वॉज अ जेनोसाइड, सोचा समझा एक नरसंहार जो कि ब्रिटिश सरकार ने किया। और उसके 100 साल बाद माफी मांगी उस चीज की। उस समय जिसने मारा उसको तो ऑनर किया गया था, उसका सम्मान किया गया था लंदन के अंदर, और उसके बाद 100 साल बाद माफी भी मांग ली। अब 13 अप्रैल का दिन 1919, जलियांवाला बाग। अपने जीवन में एक बार जलियांवाला बाग जरूर जाना, देखना उस जगह को। चारों तरफ से ऊंची ऊंची ऐसी दीवारें हैं और सिर्फ एक छोटा सा 3.5 फुट का गेट है जहां से कोई आ जा सकता है। उस समय क्या किया होगा, आप उन लोगों की स्थिति समझ सकते हैं। 13 अप्रैल का दिन, बैसाखी का दिन, समझिए इतना पवित्र दिन। लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी, लोग इकट्ठा हुए थे, साइलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे थे। कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं था कि किसी के पास आर्म्स हो या हथियार हो। ब्रिटिश सरकार को पता था छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, ये सभी लोग वहां पर थे, साइलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे थे। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को ये एक डर था कि कहीं 1857 वाली क्रांति रिपीट ना हो जाए। एक चीज कही जाती है रेवोल्यूशन, उस रेवोल्यूशन से ये लोग बहुत डरते थे, बिकॉज इनको पता था रेवोल्यूशन एक ऐसी चीज है जिसको दबाया नहीं जा सकता। हर इंसान की एक हद होती है सहने की, कितना सहे। उस सहने के बाद जब वो हद खत्म हो जाती है तो फिर इंसान आवाज उठाना शुरू कर देता है और तभी से रेवोल्यूशन की स्टार्ट होती है। और माइकल ओ डायर को यही डर था कि ये रेवोल्यूशन 1857 की क्रांति जैसा जलियांवाला बाग से ना उठ जाए। इसी को दबाने के लिए उसने भेजा जनरल डायर को। ये जनरल डायर अलग है, समझिएगा। जनरल डायर वो व्यक्ति है जिसने गोली चलाई थी, और माइकल ओ डायर वो है जो उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था और उसने आदेश दिया था कि मार दो इनको, मत देखो कौन है, बूढ़े बच्चे, छोटे बच्चे हैं, 20,000 लोग हैं, निहत्ते हैं, महिलाएं हैं, कुछ मत देखो, तुम सिर्फ गोली चलाओ, मार दो जितना हो सके, पैदा करो एक डर। मेन मोटिव था वो डर पैदा करना, कि इतना डर पैदा कर दो कि आगे से कोई भी हमारे खिलाफ बोल ना सके, डर को अपना हथियार बना लो। और यही किया जनरल डायर ने। और जलियांवाला बाग के 3.5 फुट के गेट के ऊपर भी
खड़े कर दिए लोगों को और बोला कि जो भी इस गेट से भी आता है उसको भी गोली मार देना। बिना वार्निंग दिए, सभा चल रही है, बच्चे बैठे हैं, बूढ़े बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, बिना वार्निंग दिए बोला फायर। 15 मिनट तक लगातार गोलियां चली। 15 मिनट तक आप सोच सकते हैं 20,000 लोग निहत्थे। 15 मिनट तक लगातार गोलियां चल रही हैं, चीखने की आवाज आ रही है। लोगों ने सोचा कि वहां एक कुआं है, आप जाके देखिएगा, उस कुएं को देखेंगे। लोगों ने सोचा कि उस कुएं में कूद के अपनी जान बचा लें। कुएं में कूदे, बट उस कुएं में इतने लोग कूदे कि लोग दब के मर गए, सांस दम घुटने से मर गए। दीवार कूदना चाह रहा था, उन दीवारों के ऊपर गोलियां मार के उनको नीचे गिराया गया। आज भी निशान है उन गोलियों के जलियांवाला बाग के अंदर। के बाद इतना ही नहीं, यहां भी नहीं रुके, लगा दिया उसके बाद कर्फ्यू कि किसी को हॉस्पिटल भी ना ले जाया जा सके। इतना हीनियस क्राइम किया था इन लोगों ने जलियांवाला बाग। आज शायद हम जब किताबों के अंदर पढ़ते हैं तो बस हमको लगता है कि वो एक चैप्टर है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। वो चैप्टर नहीं है, वो बलिदान है उन हजारों लोगों का जो आपके और मेरे लिए शहीद हो गए हैं, मर गए हैं, वीरगति को प्राप्त कर लिए। जिम्मेदारी आपकी और मेरी कि उन लोगों को याद करें, श्रद्धांजलि दें। जीवन में ऐसी जगह पर जरूर जाना, एक बार समझना उन जगहों को और नमन कर लेना कि हाँ, इन लोगों की वजह से आज मैं इस देश की खुली हवा में सांस ले पा रहा हूं। नहीं तो न जाने हमारा क्या होता। इसके बाद इस हत्याकांड को उधम सिंह जी ने, कुछ अनिया भी हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि उस समय पे उधम सिंह जी भी जलियांवाला बाग के अंदर थे। जो लोग बच गए थे उसमें से उधम सिंह जी भी थे। कुछ लोग ये कहते हैं कि उधम सिंह जी उस समय पे जो अनाथालय था, जिस अनाथालय के अंदर वो थे, उस अनाथालय को पानी पिलाने की जिम्मेदारी दी गई थी। वहां पर जितने लोग आए थे, बैसाखी का दिन था, पवित्र दिन था, जितने लोग आए थे वो उनको पानी पिला रहे थे। जो भी हो, जो भी सारी चीजें हो, जब उन्होंने ये मंजर देखा, इन सारी चीजों को देखा, लोगों को तड़पते हुए देखा, बिकॉज उनके अपने तो कभी उनके साथ रहे नहीं ज्यादा समय तक। उनके लिए तो उनका देश, उनके देश के लोग वही सब कुछ थे। जब उन्होंने अपनों को मरते हुए देखा तो उस मिट्टी, उस खून से सनी मिट्टी को अपने हाथ में लिया और ये सौगंध खाई कि जो जिम्मेदार है इसके लिए दो लोग, माइकल ओ डॉयर और जनरल रेगनाल्ड डॉयर, उस डायर को भी मैं नहीं छोड़ूंगा, ये कसम खाई। और यहीं से उनकी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट की शुरुआत हुई। इसके बाद उन्होंने ज्वाइन करी गदर पार्टी। गदर पार्टी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, सैन फ्रांसिस्को इसका हेडक्वार्टर था। गदर पार्टी एक रेवोल्यूशनरी पार्टी थी जो अंग्रेजों के इस कृत्य के अगेंस्ट थी और गदर पार्टी ज्वाइन करी। गदर पार्टी ज्वाइन करने के बाद पंजाब के हर हिस्से में जाके गदर पार्टी के जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज थे उनको फैलाया। उसके बाद कुछ समय के लिए युगांडा भी गए। युगांडा में रेलवे की नौकरी करी। रेलवे के अंदर देखिए, रेलवे की नौकरी करना, युगांडा जाने का मतलब ये नहीं था कि पैसा कमाना है, नहीं, मतलब ये था कि जिंदा रहना है। जिंदा रहूंगा तभी जाके पैसे कमाऊंगा, जिंदा रहूंगा दूसरे देश जा पाऊंगा, तभी जाके इस हत्याकांड का बदला ले पाऊंगा, इसीलिए नौकरी करी। उसके बाद 1922 में वापस इंडिया आते हैं। इंडिया में खुद की एक छोटी सी दुकान खोलते हैं। हालांकि वो शॉप जो है वो सिर्फ एक रिवोल्यूशनरी या रिवोल्यूशन का एक अड्डा होता है, या कह सकते हैं कि वो एक पॉइंट होता है जहां पर रिवोल्यूशनरीज मिलते हैं, सिर्फ इसलिए उन्होंने शॉप खोली। इसके बाद 1922 से लेकर 1927 तक वो पूरी दुनिया में घूमते रहे, पूरी दुनिया में घूमते रहे, जिसमें मेजरली था यूएसए। मैक्सिको से होते हुए वो यूएसए के अंदर चले गए। 1922 से 1927 तक यूएस के अंदर ही रहे। यूएस में काफी सारे जॉब किए उन्होंने, काफी सारे जॉब उन्होंने किए। आपको जान के हैरानी होगी कि यूएस की 2 मूवीज के अंदर भी उधम सिंह जी ने अभिनय किया था। ये उसी मूवी का एक पिक है, द एलिफेंट बॉय। 2 मूवीज के अंदर भी अभिनय किया। उसके बाद फोर्ड की फैक्ट्री के अंदर भी काम किया, कारपेंट्री का भी काम किया, हर काम किया, बस एक ही लक्ष्य कि माइकल ओ डॉयर से बदला लेना है किसी भी कीमत के ऊपर। सिर्फ उस लक्ष्य के लिए अपने आप को दिन रात माइंड में एक ही चीज चलती थी कि मुझे उस व्यक्ति से बदला लेना है जिसने मेरे देश के लोगों को मारा है। सिर्फ यही चीज माइंड में चलती रही। और इसी चीज करने के बाद काफी टाइम के बाद, इसके बाद उधम सिंह जी ने एक शिपिंग कंपनी के अंदर भी जॉब किया, सीमैन का, कारपेंटर का, और वहां पर उनको नाम यहां पर मिला था। देखिए इनका नाम जो है वो काफी फेमस हुआ था, फ्रैंक ब्राजील।
इस कंपनी के अंदर जहाज के ऊपर उनको नाम दिया गया फ्रैंक ब्राजील। फ्रैंक ब्राजील के नाम से इस जहाज शिपिंग कंपनी में काम करने का एक फायदा यह हुआ कि वो दुनिया के अलग अलग देशों में घूमे, सिंगापुर, जापान, इस तरह के देशों में जब वो गए, सिंगापुर, जापान, इटली, फ्रांस, जब इन देशों में वहां पर वो गए तो गदर पार्टी के मूवमेंट को उन्होंने और ज्यादा बढ़ाया। गदर पार्टी के लोगों से मिले, उनके मूवमेंट को, उस मूवमेंट को और ज्यादा उन्होंने मजबूती दी। एक ही लक्ष्य था, आप समझ रहे हैं लक्ष्य क्या है। और उसके बाद वापस से उधम सिंह जी इंडिया आते हैं 1927 के अंदर। जब इंडिया आते हैं तो ऑलरेडी ब्रिटिश सरकार को यह पता था कि यह व्यक्ति गदर पार्टी के मूवमेंट के अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। उस समय इनके पास एक बंदूक होती है और गदर पार्टी की कुछ रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजीज और उसकी बुक होती है। यहां पर उन बुक्स के साथ और उस बंदूक के साथ उन्हें पकड़ लिया जाता है और आर्म्स एक्ट के अंदर उन्हें 5 साल की सजा दे दी जाती है, जेल में रख दिया जाता है। जेल के अंदर भी उधम सिंह जी जितने भी कैदी होते हैं उनको देश प्रेम के लिए प्रेरित करते हैं, उनके अंदर भी देशभक्ति की भावना भरते हैं कि हमको देश के लिए करना चाहिए, हमको देश के लिए चीजें करना चाहिए। मतलब जितने भी लोग हैं वहां पर, उस जितने कैदी हैं उनके अंदर भी वो रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी पुट करने की कोशिश करते हैं। देखिए आइडियोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये चीज भगत सिंह जी ने कही थी, आपने सुनी हो कि मुझे मारा जा सकता है पर मेरे विचारों को नहीं। भगत सिंह जी के वक्तव्य हैं। उन्होंने एक और चीज भी कही थी, अगर आपने नहीं सुनी हो, एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जिस आइडिया से हमारे देश को आजादी मिल रही है, जिस आइडियोलॉजी से हमारे देश को आजादी मिल रही है, वो आइडियोलॉजी सही होनी चाहिए, नहीं तो ये आजादी गुलामी से भी बदतर हो जाएगी। और सही आइडियोलॉजी यही थी कि सभी को इक्वल रखा जाए, सभी के साथ समान तरीके से व्यवहार किया जाए, कोई ऊंच नीच ना रखा जाए। और इसी आइडियोलॉजी को यहां पर उधम सिंह जी ने भी फॉलो किया। उसके बाद यहां पर उधम सिंह जी के इसी कारण से उनको अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया जाता रहा, बिकॉज वो जिस भी जेल में जाते थे वहां के कैदियों को अंदर वो रिवोल्यूशनरी आइडियाज पुट करते जाते थे। उसके बाद एक ऐसा मोमेंट आया, टर्निंग पॉइंट आया, जहां पर उधम सिंह जी की मुलाकात होती है सरदार भगत सिंह जी से। जी हां, मियां वाली जेल जो कि अभी पाकिस्तान के पंजाब के अंदर है, उस जेल के अंदर उधम सिंह जी को रखा जाता है और यहीं पर उनकी मुलाकात होती है भगत सिंह जी से। और भगत सिंह जी से उधम सिंह जी इतने ज्यादा प्रभावित होते हैं कि उनकी फोटो को अपनी जेब में रखते हैं और उनको अपना आइडियल मानने लगते हैं कि ये मेरे गुरु हैं। और उधम सिंह जी ने हमेशा भगत सिंह जी को ही अपना गुरु माना। के बाद 1931 के अंदर उधम सिंह जी को जेल से रिहा कर दिया जाता है। 5 साल की जेल हुई थी। 1931 के अंदर उधम सिंह जी को जेल से रिहा कर दिया जाता है। जेल से रिहा होने के बाद भी ब्रिटिश पुलिस जो है वो उनके पीछे लगी रहती। क्यों लगी रहती है? क्योंकि सरदार भगत सिंह जी के बहुत अच्छे मित्र बन जाते हैं, सरदार भगत सिंह जी को फॉलो करते हैं। HSRC, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसके मेंबर बन जाते हैं। के बाद काफी ट्राई करती है यहां पर ब्रिटिश पुलिस इनको ट्रैक करने की, बट उधम सिंह जी निकल जाते हैं अमृतसर से कश्मीर जाते हैं, कश्मीर से जर्मनी, और फिर आगे वो निकल जाते हैं। आगे जाने के बाद 1933-34 के अंदर उधम सिंह जी काफी प्रयासों के बाद पहुंचते हैं लंदन। लंदन में उधम सिंह जी तकरीबन 7 साल तक रहते हैं। 7 साल तक काफी बार वो उन्होंने लंदन जाने की कोशिश करी, नाम भी अलग अलग चेंज करे, उदय सिंह, उधम सिंह, शेर सिंह, काफी नाम भी उन्होंने चेंज करे, और फाइनली सफलता उनको मिल जाती है और वो लंदन पहुंच जाते हैं, ब्रिटेन पहुंच जाते हैं। ब्रिटेन जाने के बाद एक ही लक्ष्य होता है कि किसी भी तरह माइकल और डॉयर की हत्या करनी, उसे मारना है, बिकॉज जो जनरल डायर था उसकी मृत्यु ऑलरेडी हो चुकी थी 1927 के अंदर ही ब्रेन हेमरेज से, वो मर चुका था। जनरल डायर तो मर गया, बट उधम सिंह जी जब भी सोते थे उन लोगों की चीखें उनके दिमाग में हमेशा घूमती रहती थी, और वो चीखें उनसे कहती थी कि भले ही जनरल डायर मर गया है, बट इस हत्याकांड का, इस गोली चलाने का आदेश जिसने दिया था, पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडॉयर, वो अभी भी जिंदा है। और उधम सिंह जी ब्रिटेन के अंदर लंदन में माइकल ओडॉयर को खोज रहे थे, और आखिर वो दिन आ गया जब उन्होंने माइकल ओडॉयर को खोज लिया। उन्हें समझ में आ गया, उन्हें पता लग गया कि माइकल ओडॉयर कौन है और वो कहां रहता है। ऐसा नहीं था कि उधम सिंह जी के पास कभी मौका नहीं था कि वो माइकल ओडॉयर को पहले नहीं मार सकते थे या छुप के नहीं मार सकते थे, वो कभी भी उसको मार सकते थे। बट एक चीज थी कि उनके मन में ये चीज था कि जिस व्यक्ति ने मेरे देश के इतने लोगों को सबके सामने मारा है, मैं भी उसको सबके सामने ही मारूंगा।
मैं उसको छुप के नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं कायर नहीं हूं, भागूंगा नहीं। जिस तरीके से भगत सिंह जी असेंबली में बम फेंकने के बाद भी वहीं खड़े रहे थे, उसी तरीके से उधम सिंह जी भी भागे नहीं। वो चाहते तो भाग सकते थे, पर वो नहीं भागे, बिकॉज यही एक क्रांतिकारी की विचारधारा होती है। इंसान मर जाएगा बट उसकी विचारधारा नहीं मरेगी, और उस आइडियोलॉजी को दूसरे लोगों तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब आगे एक मौका उनको मिलता है। 13 मार्च 1940 माइकल ओडॉयर, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का, जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ, इसी व्यक्ति ने आदेश दिया था कि चला दो गोलियां। लंदन के कैक्सटन हॉल के अंदर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल एशियन सोसाइटी की एक स्पीच होने वाली थी, जिसमें माइकल ओडॉयर एक चीफ स्पीकर के तौर पे आने वाला था। वो बताने वाला था कि किस तरीके से उसने भारत के ऊपर राज किया, उसके कार्यकाल में उसने क्या किया, और जलियांवाला हत्याकांड को भी वो वहां पर जस्टिफाई ही कर रहा था। यहां पर सरदार उधम सिंह जी, 13 मार्च 1940 का वो दिन था, सरदार उधम सिंह जी गए, और सरदार उधम सिंह जी जब यहां पर गए, यहां पर वो अपनी एक बंदूक ले गए। बंदूक को छिपाने के लिए उन्होंने इस किताब का इस्तेमाल किया। किताब के पन्नों को कुछ इस तरीके से फाड़ा, इस तरीके से अरेंज किया, इस तरीके से कटिंग लगाई कि बंदूक उसमें समा जाए, और किताब को बंद कर लिया ताकि वो बंदूक दिखे ही ना, ताकि वो बंदूक ना दिखे। उसके बाद वो घुसे, अंदर गए। पुलिस वालों ने चेकिंग करी उनकी, वहां पर जो ब्रिटिश अधिकारी थे उन्होंने उनकी चेकिंग करी, बट चेकिंग में कुछ मिला नहीं, बिकॉज अपने हाथ में वो किताब के अंदर वो बंदूक लेकर गए थे। उस बंदूक को ले जाने के बाद जब माइकल ओडॉयर स्पीच देकर नीचे उतर रहा था, तब टोटल उन्होंने 6 गोलियां चलाई। माइकल ओडॉयर को 2 गोलियां लगी, एक गोली उसके सीने के पार हो गई और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। दूसरे लोगों पर भी गोलियां चली, जो दूसरे अधिकारी थे उन पर भी गोलियां चलाई। माइकल ओडॉयर की वहीं पर मृत्यु हो गई। बट वो चाहते तो वहां से भाग सकते थे, बट वो भागे नहीं, वो वहीं खड़े रहे, वो वहीं खड़े रहे। लोगों ने कहा कि इन्होंने किसी की हत्या कर दी, एक निर्दोष की हत्या कर दी। मैं आपसे पूछता हूं, क्या माइकल ओडॉयर निर्दोष था? क्या वो निर्दोष था? नहीं था। 20,000 लोगों पे गोली चलवाने वाला, और उसके बाद भी उस चीज का कोई गिल्ट उनको नहीं था। उस चीज को भी जस्टिफाई कर रहे थे कि एक रेवोल्यूशन को दबाने के लिए चीज किया गया। अब सोचिए, आप किसी से सिर्फ अपने आप को ऊपर इसलिए मानते हैं क्योंकि आपकी चमड़ी का रंग सफेद है, सिर्फ ये एक कारण था। दुनिया का सबसे बुरा या जघन्य अपराध होता है किसी व्यक्ति की जान लेना, बट किसी ऐसे व्यक्ति की जान लेना जिसने आपके देश के हजारों लोगों को मार दिया है, वो कोई अपराध नहीं था। के बाद जब उधम सिंह जी को कोर्ट में ले जाया गया, तो वहां पर उधम सिंह जी से पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है? उधम सिंह जी ने अपना नाम बताया, राम मोहम्मद सिंह आजाद। सोचिए, ये नाम उन्होंने क्यों रखा था? ये नाम दर्शाता था उनकी देश के जितने भी रिलीजन है वो कितने यूनाइटेड है। राम मोहम्मद सिंह आजाद, तीनों धर्म, देश के तीनों इंपॉर्टेंट धर्म, हिंदू, मुस्लिम और सिख, तीनों धर्म की यूनिटी बताई। ब्रिटिश कोर्ट में उनसे पूछा गया कि आर यू गिल्टी? उन्होंने कहा, नो आई एम नॉट गिल्टी, मैं गिल्टी नहीं हूं। आप चाहो तो मुझे फांसी पे चढ़ा दो, मैं फांसी पे चढ़ने से नहीं डर रहा हूं, बट अगर आप मुझे ये बोल रहे हो कि क्या तुम गिल्टी हो, तो मैं गिल्टी नहीं हूं। इट वॉज माई प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, ये चीज उन्होंने कही। उन्होंने कोर्ट में जो कहा, ब्रिटिश सरकार ने वहां की मीडिया से उसे पब्लिश करने से मना कर दिया। उन्होंने मीडिया पे पाबंदी लगा दी कि जो भी उधम सिंह जी कहेंगे आप उसे पब्लिश मत कीजिए। ये चीज वहां पर करी, बिकॉज वो चीजें जो बोल रहे थे वो बिल्कुल सही थे। या आपने मेरे देश पर राज किया, आप क्रूअल हैं, आप अत्याचारी हैं, मैं नहीं हूं अत्याचारी। उसके बाद, इन सारी चीजों के बाद, उधम सिंह जी को 31 जुलाई 1940 आज ही के दिन फांसी दे दी गई, फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया गया। और उन्हें इस बात का कोई गम नहीं था, उन्हें इस बात का कोई गम नहीं था। उन्होंने ये कहा कि मेरी जिंदगी तो देश के काम आ रही है, और उससे अच्छी मौत, इससे अच्छी मृत्यु क्या हो सकती है। उनकी मृत्यु के बाद पूरे देश में यह खबर फैल गई, और पूरे देश ही नहीं में पूरी दुनिया में यह खबर फैल गई कि भारतीय नौजवान
अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि भगत सिंह जी के बाद उधम सिंह जी ने जो कारनामा किया था उसे करने का कोई साहस भी नहीं कर सकता था कि उसी देश में जाके 21 साल बाद उस जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेना। के बाद भी, आजादी के बाद 1974 के अंदर, 1974 के अंदर राम मोहम्मद सिंह आजाद मतलब शेर सिंह, उधम सिंह जी की अस्थियों को भारत लाया गया। और आप देखेंगे कि जलियांवाला बाग म्यूजियम के बाहर उनकी 10 फीट की एक मूर्ति भी लगाई गई है। तो यह कहानी थी सरदार उधम सिंह जी की, एक ऐसा वीर जिसने उस कृत्य का बदला लिया जिसे नरसंहार से कम नहीं माना जा सकता है, जो कि एक नरसंहार ही था। एक ऐसा वीर जिसको कई लोगों ने भुला भी दिया है, बट ये ऐसे वीर है जिनको भुलाया नहीं जा सकता है। यही तो हमारे देश के असली हीरो हैं, यही हमारे देश के असली आइडल्स हैं। हमें अपने पास्ट को ध्यान रखना होगा कि जो आजादी आज हमें मिली है उसकी कीमत कितनी ज्यादा है। वो ऐसे ही नहीं मिल गई। आज अगर हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, हमारे पास सारे साधन हैं, हम हमारे माता पिता के साथ हैं, हम हंस रहे हैं, हम घूम रहे हैं, हम जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वो इनकी देन है। इवन अगर हम सांस भी ले रहे हैं आज, तो कहीं ना कहीं हम कर्जदार हैं हमारे देश के उन वीरों के। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और एक ऐसे ही वीर उधम सिंह जी के बलिदान दिवस के ऊपर मैं उन्हें शत शत नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत।